नमस्ते। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रोविजन एंड रिजर्व, यानी प्रावधान एंड संचय। तो क्या होता है कि आपने अपने घर में देखा होगा, पापा कहते हैं कि देखो ये हमारी इनकम इनकम रही है, ये हमारी अर्निंग रही है। और ठीक है, सारे खर्चे वर्चे के बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको विदेश पढ़ने के लिए भेज दूँ, तो हम थोड़ा पैसा बचा लें। ठीक है। या फिर आपने ये सुना होगा अपने घर में कि अरे सारा पैसा नहीं खर्च कर देना चाहिए, कुछ बचा के रखना चाहिए, फ्यूचर में कभी कोई जरूरत पड़ गई तो ये बचाओ, ये बचत का जो तरीका है, ये हमारी फैमिली से हमें देखने को मिलता है, हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है ना। कि फ्यूचर में ये हमें एक्सपेंस, हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं हमें लॉस हो सकता है, हमें एक्सपेंस हो जाता है, तो अभी से उसका पैसा हम बचा के रख लेते हैं, ताकि हमें ऐसा ना अचानक से एकदम आए और हमें लगे हम समझ ही ना पाए। ठीक है। तो इन द सेम वे बिजनेस भी करता है। आप देखेंगे कि हम अभी बैठ के अपनी फैमिली में बैठ के हम फ्यूचर का सोचते हैं कि अभी ऐसा ठीक है, फ्यूचर में ये होगा वैसा होगा, तो ऐसे ही बिजनेस भी चलता है। बिजनेस भी आपने देखा होगा, जो सबसे पहला एजम्पशन है वो यही है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न बेस पे है, चलता ही रहेगा, बिजनेस चलता ही रहेगा। यानी बिजनेस भी सिर्फ करंट में नहीं बैठ जाएगा, वो कहेगा फ्यूचर में ये हो गया तो, फ्यूचर में वैसा हो गया तो अपना एस्टिमेशन, अपना एक्सपेक्टेशन लगाएगा कि क्या कैसे है, उस अकॉर्डिंग वो भी अपनी बचत करेगा। ठीक है। यानी अपना नॉर्मल प्रॉफिट, अपना नॉर्मल जो भी सेल परचेज किया है, जो भी बिजनेस किया है, उसके बाद जो भी खर्चे वर्चे हुए हैं, जो भी प्रॉफिट बचा है, वो सारा का सारा बिजनेस तुरंत उठा के ऐसे मालिक को नहीं दे देंगे। बिजनेस क्या करेंगे कि उसके में से देखेंगे कि फ्यूचर में कुछ ऐसा लॉस वॉस होने वाला है क्या। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस के ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया, अभी उसका जो वर्डिक्ट है, जो फाइनल उनका डिसीजन आना, वो भी आया नहीं है। बट कोर्ट केस कुछ इस तरह चल रहा है कि बिजनेस को अंदाजा लग गया कि हमें हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो बिजनेस को फ्यूचर की चीज बिजनेस अभी अंदाजा लगा रहा है, और उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी एस्टिमेशन है, उस बेस पे वो उसके लिए प्रोविजन बना लेगा। ठीक है। यहाँ पे हमें देखते हैं कि हमें 50% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी होती है तो हम प्रोविजन बना लेते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके। और उसके अलावा कुछ ऐसा बिजनेस में भी तो लगेगा कि भाई थोड़ा पैसा बचा के रखो, कभी कुछ जरूरत पड़ गई तो, मतलब हमें पता नहीं है, बट हमारी ऐसी श्रद्धा होती है, हमारा ऐसी इच्छा होता है कि थोड़ा रखना चाहिए, कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, तो वो रिजर्व हो गया। ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न के बेस पे चलता है, बिजनेस फ्यूचर को भी देखता है, सिर्फ करंट को नहीं देखता, जिससे उसके ट्रू वैल्यू निकल पाए। ऐसा नहीं कि आज वो उसने बहुत प्रॉफिट दिखा दिया और फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला, वो उसको बिजनेस नोट ही नहीं कर रहा है, दिखा ही नहीं रहा, डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा है। अचानक से फ्यूचर में होगा, फिर तो बिजनेस सीधे डम डाउन ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस भी क्या करता है, फ्यूचर को देखते हुए कि फ्यूचर में कुछ दिक्कतें, कुछ लॉस, कुछ एक्सपेंसेस होने वाले हैं, तो उसको अभी से मान के चलता है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 50% से ज्यादा है तो। ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा पैसा ऐसे बचा के चलते हैं कि कभी कुछ जरूरत पड़ गई तो यूज कर लेंगे, यानी प्रोविजन एंड रिजर्व दोनों बना के चलते हैं हम। आगे देखेंगे कि दोनों में क्या स्लाइट डिफरेंस है। ओके। तो पीडीएफ में देखते हैं क्या हमने समझा। कहते हैं कि कोई भी बिजनेस है उसका अकाउंट प्रिपेयर होता है गोइंग कंसर्न के बेस पे, राइट। कि हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा सतत, जिसको हिंदी में बोलते हैं। हैंस टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईच ईयर, नॉट ओनली करंट कंटिजेंसी, सिर्फ जो अभी कंटिजेंसीज हैं सिर्फ उसको नहीं, बल्कि फ्यूचर की कंटिजेंसीज को भी आपको क्या करना होता है, कंसिडर करना होता है। इनफैक्ट क्या कहते हैं, इनफैक्ट जो प्रोविजन रिजर्व है वो ऐसे कंसिडरेशन है जो आप कि एक्चुअली रिलेट करते कहाँ से, फ्यूचर से। यस, फ्यूचर से रिलेट करते हैं, और उनके लिए आप करंट की अर्निंग को सेट असाइड करते हैं, मतलब फ्यूचर से रिलेट करते हैं कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंस जो आपने एस्टिमेट कर लिया है, वो आप करंट का, अभी का जो प्रॉफिट है उसमें से निकाल के पैसे उसके लिए रखते हो, ताकि आप जब वो चीज आए तो उसको ऑब्जर्व कर पाओ, ऐसे ना हो कि समझ ही ना पाए हम। ठीक है। ओके। आगे चलते हैं। प्रोविजन। तो अच्छा, आप लोगों में से कुछ का सवाल आ सकता है कि जब हमें पता ही है कि हमें लॉस, हमें ये खर्चा होना है, तो आपने लाइबिलिटी क्यों नहीं बना लिया, प्रोविजन क्यों बना के चल रहे हो। सो यस, इट्स गुड वन। सो हमने क्यों नहीं बनाई लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी और प्रोविजन को हम थोड़ा सा देखें, तो जो लाइबिलिटी होती है ना, वो आपको वहां पे पूरा क्लियर होता है। जैसे आपको पता होता है कि हाँ ये खर्चा, ये लॉस होना है, और साथ में आपको उसका अमाउंट भी सर्टेन होता है। यही एक जो मेन डिफरेंस है कि
जब आपको पता है लॉस एक्सपेंस होने, बट आपको अमाउंट सर्टेन नहीं है, बस आप अंदाजा लगा सकते हैं, तब आप प्रोविजन बना देते हैं। द मोमेंट यू विल गेट द अमाउंट सर्टेनिटी यू विल क्रिएट लायबिलिटी, तो आप लायबिलिटी बना देंगे जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपके अमाउंट इतना है। ठीक है, तो प्रोविजन और लायबिलिटी में क्या बेसिक डिफरेंस है, यही कि आपको अमाउंट पता नहीं होता, अमाउंट पता होता तो आप सीधे लायबिलिटी बना देते। आप अमाउंट नहीं पता है बट ये पता है खर्चा होना है, तो आप एक अपने अंदाजे के बेस पे एक पिगी बैंक, एक थोड़ा सा साइड में अमाउंट रख देंगे, उसको प्रोविजन नाम दे देंगे। हालांकि एक बात है कि प्रोविजन और लायबिलिटी का नेचर एक ही है, मतलब जैसे लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, राइट, आपको याद होगा, मैं लास्ट में किया था, लास्ट क्लास में किए हुए हैं। तो प्रोविजन का नेचर भी क्रेडिट ही है, मतलब प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन क्रिएट करोगे, प्रोविजन बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, और अगर कम होगा यानी प्रोविजन को आपने यूज कर लिया, राइट, जिसके लिए आपने बचा के रखा था आप उसके लिए यूज करोगे, कल को जब जरूरत पड़ेगी तब वो डेबिट हो जाएगा, नेचर वही है। तो समहाउ वी है प्रोविजन ही, बट थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा धुंधला है, मतलब एकदम सॉरी, है तो ये लाइबिलिटी ही, बट थोड़ी सी धुंधली है, थोड़ी सी हल्की लाइबिलिटी है। तो उसका नेचर लाइबिलिटी जैसा ही होता है कि प्रॉफिट में से निकाल लिया और बनाया तो क्रेडिट होगी, यूज किया तो डेबिट हो जाएगी, बट अभी एग्जैक्टली नहीं पता अमाउंट तो हम इसको प्रोविजन का नाम देते हैं। ठीक, तो आई होप आपको लाइबिलिटी एंड प्रोविजन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें अमाउंट सर्टेन होता है, अमाउंट हमें सर्टेन होता है, एंड यहाँ पे हमें अमाउंट सर्टेन नहीं होता। ठीक है, अमाउंट सर्टेन यहाँ पे हमें होता है और यहाँ पे सर्टेन नहीं होता। ठीक, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रही है कि टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड फिनेंशियल पोजीशन फॉर अकाउंटिंग पीरियड ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड लाइबिलिटी शुड बी अकाउंटेड। ठीक है, नाउ इफ यू आर एबल टू डिटरमाइन द अमाउंट देन यू विल बुक इट as a liability, but if cannot determine the amount then you record provision basis best estimation, जितना आप बेस्ट एस्टिमेट कर सकते हो उसके बेस पे आप क्या बुक कर देते हो, प्रोविजन। पता ही होती चीज है अमाउंट एग्जैक्ट, तो आप तो लाइबिलिटी बुक करके रह जाते बैठ जाते हैं ना, बट नहीं, पता नहीं है। ओके, रिजर्व की बात करते हैं। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व क्या होता है कि रिजर्व भी वही होता है कि हम अमाउंट साइड में कर देते हैं, जैसे मैं प्रोविजन में क्या किया, अमाउंट थोड़ा सा साइड कर दिया किसी काम के लिए, रिजर्व में भी हम प्रॉफिट को सेट असाइड कर देते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्ट्रेंथन टू द फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को कल को और बेहतर बनाने के लिए भी हम रिजर्व बना के रख देते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व का समझे तो वो क्या है, नीचे हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना दिया है, टेबल बना दिया, जिससे आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाए। तो क्या होता है कि प्रोविजन जो होता है वो आपकी नॉन लाइबिलिटी, मतलब आपको पता होता है कि आपको इसके लिए करना है, ठीक है, नॉन लाइबिलिटी के लिए बनता है। बट जो रिजर्व होता है वो आपकी अननोन लाइबिलिटी के लिए बनता है। ठीक है, और एक आप ऐसा भी ले सकते हैं कि प्रोविजन इज समथिंग जहां आपको आपको है कि लॉस होना ही है, आपको होना ही है, आपको करना ही पड़ेगा। बट रिजर्व इज समथिंग यू डू आउट ऑफ योर विल, आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा। जैसे जब हम क्लास लेते थे 11th 12th में कॉमर्स की, तो हमारी एक मैम होती थी, वो जो हमें अकाउंट्स पढ़ा देती थी, तो वो कहती थी कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेना, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें का तो बच्चे बोलते बस मैम इतना ही, तो कहती थी नहीं बाकी आपकी श्रद्धा, अगर आप और करना चाहो तो रिजर्व इज समथिंग लाइक दैट, मतलब आपकी श्रद्धा है, आपको लगता है कि हाँ आपको इस चीज में बेटर करना चाहिए, आपको ये चीज भी करना चाहिए ना, आपके ऊपर लाइबिलिटी है, ऐसे थोपा नहीं गया कि नहीं आपका करना ही है, आपको पड़ेगा ही, आपको लॉस पड़ेगा ही, आपको खर्चा पड़ेगा, नहीं। रिजर्व इज समथिंग आप आपके पास, ठीक है, अब लेसर अमाउंट ऑफ मनी है, आपके पास बचा हुआ पैसा सफिशिएंट अमाउंट है, अब आप उसको थोड़ा बंटवारा करते हो, थोड़ा एलोकेशन करते हो कि भाई इस पैसे को ना यहाँ करेंगे और बेटर होगा, इस पैसे को ना यहाँ करते थोड़ा और बेटर होगा, मतलब आप फील कर पा रहे हो सेंस को कि जब हम रिजर्व करते हैं तो हम कैसा सोचते हैं, प्रोविजन करते हैं, देखो ये लॉस होना है, ये एक्सपेंस होना है, ये हमें करना है, ये हमें करना है, तो इसके लिए हम पैसा मतलब थोड़ा सा ना करना ही है वाला। बट रिजर्व इज समथिंग लाइक यू वांट टू डू, लाइक यू वांट टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, के में इतना प्रॉफिट हुआ इसको हम इसमें बेटरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो रिजर्व इज समथिंग आप प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करते हो, लाइक एलोकेट करते हो कि आपको इस प्रॉफिट का इतना हिस्सा आप फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए लगाओगे, या आपको लगा कि ठीक है मेरे वर्कर्स वगैरह हैं, हम ना उनके लिए उनको कल को लाइक हम चाहते हैं कि उनको और कंपनसेट करें, उनको और कुछ पैसा दें, कुछ उनके बेटरमेंट के लिए करें, तो हमने वर्कमैन का रिजर्व बना लिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लिया। और
या फिर हमें लगता है कल को हम अपना बिजनेस और बढ़ाएंगे कुछ ऐसा, तो हमने उसके लिए यूज कर लेंगे। मतलब दिस इज समथिंग लाइक यू डू अगेन आउट ऑफ योर विल। ठीक है। और तो अच्छा, अब इतना समझने के बाद तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने अपना जो यूजुअल सेल परचेज होता है सब कुछ किया, और जो नॉर्मल खर्चे वर्चे होते हैं वो हटा के आपके पास प्रॉफिट आया, मान लीजिए 20 रुपीज का। ठीक है। अभी 20 रुपीज का प्रॉफिट आया, वो आज की स्थिति, आज की जो करंट सिचुएशन उस हिसाब से आ गया। बट आपको ये लग रहा है कि आपके पास डेटर्स थे, डेटर्स मतलब जिसको आपने उधार माल बेचा या जिससे भी आपको पैसे आने थे, आपके डेटर्स हो गए वो, राइट। रिसीवेबल्स भी बोलते हैं उनको। बट अब कुछ सिचुएशन है जो आपने ऑब्जर्व करी, आपने एनालाइज करी, आपको पता चल रहा है आज के दिन पे जब आपने प्रॉफिट वगैरह अपना कैलकुलेट कर लिया इस ईयर का, कि फॉर एग्जाम्पल डेटर्स आपका 10 रुपीज का था, 2 रुपए का एक्सपेंस लॉस एस्टिमेट कर रहे हो, और आपको 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है, 50% से ज्यादा की संभावना लग रही है कि हाँ इतने रुपए नहीं मिल सकते, अंदाजा लगा रहे हो, मतलब कि पहले तो ये अंदाजा लगाए कि मुझे कुछ लॉस हो सकता है, कुछ पूरे पैसे मुझे वापस नहीं आएंगे। ठीक है। अंदाजा लगाए कि हाँ 50% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी है कि मुझे पूरे पैसे वापस नहीं आएंगे। अब आप अपना बेस्ट एस्टिमेट करो कि कितना लगभग नहीं आएगा, हो सकता है उससे ज्यादा ना आए, उससे कम ना आए। बट आप अंदाजा लगाओगे, 10 रुपए टोटल मिलने थे आपको रिसीवेबल डेटर्स, आपको 2 रुपए ऐसे हैं जो आपको लग रहा है नहीं मिलेगा, आपने एस्टिमेशन लगाया, अपना अंदाजा लगाया। तो आपने जो आपने 20 रुपीज अर्न किए, तो जो आपने ऐसा प्रॉफिट दिखाया कि आज हमारा करंट का प्रॉफिट है, उसमें से आप ये 2 रुपए हटा दोगे, अब आपके पास 18 रुपए बचेंगे, यानी 18 रुपीज बचेंगे जो आपका प्रॉफिट होगा। अब आपके पास जो प्रॉफिट बचा वो 18 रुपए का बचा, क्योंकि आपने जो आपने एक्सपेक्ट कर रहे हो लॉस 2 रुपए का डेटर्स का, वो आपने दिखा दिया। ठीक है। अब ये 18 रुपए हैं, अब इसमें से आप मालिकों को दे दो, अब ये आपका रियल प्रॉफिट बचता है। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोविजन होता है वो बेसिकली आपके जो प्रॉफिट होता है उसके अगेंस्ट चार्ज होता है, मतलब उससे आपका प्रॉफिट घटता है, उसके अगेंस्ट वो चार्ज है। जो आपका 20 रुपए का प्रॉफिट था वो 20 का नहीं है रियल में, आप 18 का ही है, क्योंकि 2 रुपए बस लॉस हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, बस वो आज हो जाए कल हो जाए, तो हमारा प्रॉफिट रियल में 20 का है नहीं, वो 18 का ही है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा प्रूडेंस, आप इसके यहाँ पे प्रूडेंस भी बोलेंगे, एक क्वेश्चन आ सकता है, हम आगे करेंगे कि प्रोविजन आप किस कॉन्सेप्ट, किस एजम्पशंस की वजह से बनाते हैं, तो बोलेंगे प्रूडेंस की। क्योंकि हम प्रूडेंस बोलता है कि फ्यूचर में कुछ एक्सपेंस कुछ लॉस होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड करो, आप उसका ट्रीटमेंट करो। फ्यूचर में कुछ गेन इनकम होने वाला है तो उसको भले उसको छोड़ दो, लेकिन फ्यूचर में कोई एक्सपेंस कोई लॉस एक्सपेक्ट करो तो उसका ट्रीट करो। ठीक है। तो एक तरह से जो आपका प्रोविजन है वो आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, क्योंकि प्रॉफिट को कम कर देता है। ठीक है। अब जो आपके पास 18 रुपए बचे, उस 18 रुपए को आप उठा के मालिक को बांट दो। लेकिन अब जब आप बांटने जा रहे हो तो आपको लगता है कि ठीक है बांट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं, कभी कुछ फ्यूचर में जरूरत पड़ गई तो वो रख लेते हैं। अब मान लीजिए आपने थोड़ा सा बचा के रख लिया, 8 रुपए बचा के रख लिए कि हम ना थोड़ा अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे, थोड़ा कुछ एसेट कुछ एडवांस एसेट ले आएंगे, कुछ पुरानी एसेट को रिप्लेस करके एडवांस एसेट लाएंगे, या अपने कुछ वर्कमैन के लिए बेटर करेंगे, कुछ ऐसा। तो आपने बस थोड़ा सा उठा के पैसा साइड में रख लिया, वो कोई ऐसा जिम्मेदारी कोई लॉस नहीं है, बस आपने अपनी इच्छा से रख लिया कि इतना रख लेते हैं। अब जो बचता है वो मालिकों को दे देते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए, सब खाली नहीं कर देना चाहिए, राइट। वही बिजनेस करता है। तो बिजनेस ने 8 रुपए में पास रख लिया, अब 10 रुपए जो बचे वो मालिकों को दे दिए। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि प्रॉफिट दोनों ही केस में कम हुआ, हमारा 20 रुपए का प्रॉफिट 18 बन गया जब हमने प्रोविजन बनाया, और वो 18 रुपए का प्रॉफिट 10 बन गया जब हमने 8 रुपए का रिजर्व बना लिया। लेकिन जब आपने 20 से अपना प्रॉफिट 18 बनाया, 2 रुपए, तो वो आपका उससे आपका रियल में प्रॉफिट कम हुआ है, वो आपका एक्सपेंस ही ट्रीट होगा। ठीक है। लेकिन जो आपने 8 रुपए बचा के रखे, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज एलोकेशन, वो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज नहीं है। जो आपका रिजर्व है, जो आपने 8 रुपए बचा के रखे, ये प्रॉफिट का बंटवारा है, कि आपने ना बस बंटवारा कर दिया, कि बिजनेस ने 18 में से 8 रुपए अपने पास रख ले कि आपकी ही बिजनेस के लिए बेटर करूंगा कल को, और आप 10 रुपए भी ले जाओ, बस एक बंटवारे के रूप में रख लिया। ठीक है। लेकिन जो प्रोविजन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये जो लाइन है ना वो आएगी एग्जाम में आ सकती है कि प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट के लिए खर्चा है, प्रॉफिट के अगेंस्ट खर्चा है, जबकि रिजर्व बंटवारा है प्रॉफिट का, एलोकेशन है प्रॉफिट का। ठीक है।
और एक और चीज की प्रोविजन, एक और अगर हम डिफरेंस देखें तो प्रोविजन हमारा नॉन लायबिलिटी हमें पता होती है, रिजर्व इज नॉट फॉर नॉन। ये कुछ अनफोर्सीन चीजें होती हैं कि हम रख लेते हैं, कुछ हुआ फ्यूचर में ऐसा कुछ लगा कहीं तो लगा देंगे, ठीक है। हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं रिजर्व ना इसी के लिए करते हैं हम ना, बिजनेस को बढ़ाएंगे या फिर हम ना अपने वर्कमैन का बेटर करेंगे, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वैसा, तो आप उसके लिए रख दो कि हाँ वर्कमैन रिजर्व, बट नॉर्मली आप, बट ऐसा नहीं कि हमको करना ही है, वो आपने बस रख लिया है, ठीक है। तो ऐसे रिजर्व भी हो जाते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि क्या है। बट अगेन रिजर्व इज जस्ट एन एलोकेशन, और प्रोविजन इज आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, क्योंकि आपने एस्टिमेट कर लिया कि हाँ एक्सपेंस ये लॉस होना ही है। रिजर्व इज समथिंग लाइक कि हाँ अपनी इच्छा से आप बचा के रख ले, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ना बचाओ तो चलेगा नहीं, बट अगेन एक अच्छा बिजनेस हमेशा ये चाहता है कि कुछ पैसे हों और वो फर्दर डेवलप करे और बेटर करे अपने लिए, अपने अपनों के लिए जो उसके स्टेक होल्डर्स है, राइट। तो ये रिजर्व वाला पार्ट है। तो हम फटाफट अब डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस हमारे पास क्या है। तो डिफरेंस क्या है, ये हमारे बेसिस हैं डिफरेंसेस के लिए। नेचर वाइज क्या है कि रिजर्व जो है वो एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, ठीक है, एंड विनियोजन प्रॉफिट का है। जबकि जो प्रोविजन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, लाभ के विरुद्ध शुल्क है। तो हेंस प्रॉफिट रिड्यूस होता है किससे, प्रोविजन से, ठीक है। जो हमने सारी चीजें समझी उसी को हम पीडीएफ में हम देख रहे हैं। और रिजर्व से देखा जाए तो हेंस नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि ये एलोकेशन होता है, ये चार्ज नहीं होता। दिस इज जस्ट एप्रोप्रिएशन या फिर एलोकेशन, एलोकेशन होता है, ठीक है, प्रॉफिट का। चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होता। सो बट मैंने और क्लैरिफाई करने के लिए कि इट रिड्यूस द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जैसे हमारे एग्जांपल में 20 में से जब दो प्रोविजन घटा दिए तो हमारे पास 18 रुपीज बचे। ये हमारा प्रॉफिट था जो ओनर ले जा सकते थे। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसको बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि अब वो पैसा जो ओनर्स के लिए बचा है, लेकिन हमने फिर भी इसमें से 8 निकाल के अब सिर्फ 10 बचाए जो हम अब ओनर्स को देंगे, तो एक तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को कम कर दिया, ठीक है। ये आपके प्रॉफिट को कम कर देता है यूजुअल। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल यानी जो ऑनर्स के लिए अब बच गया, सारे खर्चे वर्चे करने के बाद जो ऑनर्स के लिए बच गया उसमें से हम बचा के रखते हैं, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को कम करता है। तो थोड़ा सा वर्डिंग्स है, इनकेस एमसीक्यू बन जाए तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब वही जो आपके पास बच गया है सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को हटाने के बाद, यानी ऑनर्स के लिए बच गया, ठीक है, बट उसमें से आपने थोड़ा सा बचा के रख लिया, ठीक है। आगे पर्पस के लिए हम देखें तो पर्पस वाइज हमारा क्या है कि जो हमारा रिजर्व है वो अननोन फ्यूचर नीड्स या एक्सपेंशन के लिए आप बनाते हो कि भविष्य में हम अपने फ्यूचर बिजनेस को और बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, या फिर अपने आप को और स्ट्रेंथन करेंगे और मजबूत बनाएंगे, या फिर कुछ ऐसा आ जाता है जो अनफोर्सीन है, आपको नहीं पता। वही बोला ना कि सारे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, कुछ बचा के रख लेना चाहिए, क्या पता फ्यूचर में क्या जरूरत पड़ जाए। तो ये जो ये फीलिंग्स है ना वो ये रिजर्व की ही है, ठीक है, ये रिजर्व ही है। बट ये चीज ना हो सकती है हमारे ऊपर कोर्ट केस आ गया है, पेनल्टी आ सकती है, या फिर हमें यहाँ से हमारे डेटा से हमें पैसे नहीं देंगे वहां से लॉस हो सकता है। तो दीज ऑल आर थिंग्स लाइक नोन लाइबिलिटी और कंटिजेंसी, ठीक है, मीट नोन लाइबिलिटी और कंटिजेंसी व्हेन अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड। द मोमेंट आपको अमाउंट पता चल जाएगा तो वो तो लाइबिलिटी बन जाएगी। जब तक अमाउंट डिटरमाइंड नहीं और आपके आपको लग रहा है कि 50% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी है तो आप प्रोविजन बना लेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको अपने क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। जैसे एग्जांपल पे देखें तो रिजर्व में जैसे जनरल रिजर्व होता है। जनरल रिजर्व का मतलब हो गया कि बस इन जनरल बना लिया, जहां भी लगेगा यूज कर लेंगे। एसेट रिप्लेसमेंट आपको लगा कि नहीं ना, हमने एडवांस एसेट्स वगैरह लाएंगे, हम अपने बिजनेस को बेटर बनाएंगे, अपने वर्कमैन्स को हम और अच्छा रखेंगे और बढ़िया कुछ करेंगे, उनको कंपनसेशन रिजर्व बना लिया, ठीक है। आगे आपका डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हो गया, सॉरी हाँ, अगर हम प्रोविजन की बात करें तो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन का मतलब हो गया कि आपकी जो भी एसेट है, तो एसेट जो होती है उसकी उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहता है ना, उसका आपने प्रोविजन बना लिया। या फिर आपने डाउटफुल डेट्स, जो हमने एग्जांपल लिया कि हमें 10 रुपए मिलने थे बट आउट ऑफ 10 वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2 रुपीज नहीं मिलेंगे हमें डेटा से, या फिर हमें कोई रिपेयर करवाना है उसके लिए हमने प्रोविजन बना लिया, ठीक है। मतलब हम एक्सपेक्ट करें कि हमें ना ये रिपेयर का ये खर्चा आ सकता है, बट हमें पता नहीं कितना अमाउंट है, बट हमें रिपेयर कराना ही पड़ेगा। मान लीजिए मशीन वगैरह चल रही थी, कुछ ऐसा इशू हो गया कि बस लगा कि नहीं ये रिपेयर कराना पड़ेगा, और हमने उसके लिए प्रोविजन बना लिया, ये फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेस एक्सेट्रा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। हम्म। तो अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है।
इससे आपको बेटर क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जो एग्जांपल्स हैं ये उसी में फ्रेम किए गए हैं, जिससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसको भी हम अटेंड कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, जो मैंने भी आपको एग्जांपल में थोड़ा समझाया अभी ऊपर, कि विजय एंड कंपनी है, उनके पास सन्डी डेटर्स है। सन्डी डेटर्स, डेटर्स मतलब वो जिनसे आपको पैसे मिलने हैं, राइट। सन्डी मतलब होता है विविध, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो सबको मिला के सारे डेटर्स को हमने, मान लीजिए आपके पास 10 टाइप्स के डेटर्स है, तो आपने सारे डेटर्स को मिला दिया तो उसको सन्डी वर्ड बोल देते हैं। ठीक है, सन्डी का मतलब सिंपल हो गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो आपके पास जो डेटर्स है वो आपके पास 1 लाख के हैं, और आपने एस्टिमेट किया है कि 10% के जो डेटर्स हैं, जो 10% आपके देनदार हैं, वो डाउटफुल है, मतलब आपको डाउट है कि 1 लाख में से 10% ऐसा है जो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। यू आर इन डाउट, यू आर नॉट कंफर्म्ड, यू आर इन डाउट, राइट। सो फॉलोइंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस, प्रूडेंस हमने ऊपर पढ़ा क्या होता है, कि फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंसेस लॉसेस को देखो, और फ्यूचर में आने वाले इनकम गेन को नहीं। क्रिएट द प्रोविजन एंड पास द जर्नल एंट्री। ठीक है, ओके। 1 लाख का अगर मैं 10% करूं तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 10,000, राइट। अब 10,000 का वो अमाउंट है जो आपको लग रहा है कि लॉस हो सकता है आपको फ्यूचर में, करेक्ट। अब आप इसका क्या बना लोगे, प्रोविजन। प्रोविजन कहाँ से बनाओगे, प्रॉफिट से। तो अगर आप प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन क्या है, मैंने बोला था लायबिलिटी वाला नेचर है, क्रेडिट है। तो अगर इस पूरी घटना में हमारे पास क्या इन्वॉल्व है, तो प्रोविजन बनेगा। ठीक है, प्रोविजन आप क्रिएट करोगे तो प्रोविजन का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, राइट। और प्रोविजन कहाँ से बनाओगे, प्रॉफिट में से, यानी प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, हमने पढ़ा था, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम गेन, प्रॉफिट, इन सब का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, प्रॉफिट को आप यूज कर लोगे, उसमें से और चीजें निकाल लोगे, खर्चा निकाल लिया आपने, एक फ्यूचर का खर्चा आपने निकाल लिया जहां पे आपको लग रहा है कि होना है लॉस। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, राइट। अब प्रॉफिट आपका घट रहा है और इसका नेचर क्या है, क्रेडिट, तो ये हो जाएगा डेबिट। और प्रोविजन आपका बढ़ रहा है, इसका नेचर क्या है, क्रेडिट, बिल्कुल लायबिलिटी वाला नेचर है इसका, क्योंकि है तो लायबिलिटी, बस थोड़ा सा धुंधला है क्योंकि अमाउंट हमें कंफर्म नहीं है। और ये क्रिएट कर रहे हो, बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यही एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉरवर्ड फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 10,000। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। अब आपने आगे देखा, नाउ सपोज देयर हैपेंड बैड डेट्स ऑफ 6,000। ओके, आप अंदाजा लगा रहे थे कि आपको 1 लाख में से 10,000 का अमाउंट नहीं मिलेगा, आपने एस्टिमेट किया। एंड रियल में क्या हुआ कि सच में 6,000 के बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स का मतलब कि कंफर्म हो गया कि 6,000 हमें नहीं मिलेगा, बैड डेट्स हो गए, यानी जो आपके डेटर्स थे जहां से आपको मिलना था वहां से 6,000 नहीं मिलेंगे, तो हम उनको बोलते हैं बैड डेट्स हो गए, खराब हो गए। ठीक है, ओके। तो अगर आपको आज 6,000 का बेड डेट्स हो गया तो उसको सिनेरियो वाइज करते हैं। तो हमारे पास दो सिनेरियो होंगे। पहला सिनेरियो होगा कि हमने प्रोविजन क्रिएट कर रखा था, मतलब हमें बेड डेट्स होने वाले हैं ये हमने पहले से अंदाजा लगा लिया था, तो हमने प्रोविजन बना लिया होगा। उस केस में कैसे एंट्री होगी, क्या होगा ट्रीटमेंट। और दूसरा केस कि हमने प्रोविजन नहीं बनाया, हम अंदाजा नहीं लगा पाए, हम नहीं अंदाजा लगा पाए थे कि हमें पैसा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नुकसान होगा, हमने प्रोविजन इन शॉर्ट नहीं बनाया। तो पहला सिनेरियो लेके चलते हैं कि हमने ये मान लेते हैं कि हमने प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था, यानी जो हमें बेड डेट्स हुए थे हमने पहले अंदाजा लगा लिया था कि हाँ हमें बेड डेट्स होने वाले हैं, हमें कुछ पैसे हैं जो वापस नहीं आएगा, और हमने प्रोविजन क्रिएट कर लिया था। ठीक है, ओके। तो देखिए, तो आपको जो 6,000 का हो गया है बेड डेट्स, मतलब इसका हम सिनेरियो पहला देखते हैं कि आपने प्रोविजन बना लिया, यानी आपने, और दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि आपने प्रोविजन नहीं बनाते, यानी पहला सिनेरियो कि हमने पहले ही एस्टिमेट कर लिया था कि हमें कुछ तो घाटा होने वाला, कुछ लॉस हुआ है, हमने एस्टिमेशन बेस पे प्रोविजन बना लिया। ये पहला सिनेरियो होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो देखो, आपको 6,000 के बेड डेट्स हो गए। बेड डेट्स का मतलब हो गई कि आपको जो पैसे मिलने थे और डेटर से उसमें से 6,000 नहीं मिले। ठीक है, तो बेड डेट्स आपके लिए क्या है, बेड डेट्स आपके लिए लॉस है, एक्सपेंस है, आपको याद है, लॉस, एक्सपेंस, इन सब का नेचर क्या होता है, डेबिट। ठीक है, अब बेड डेट्स जो आपके हुए हैं, अब आपके पास एक कहानी है कि आपके पास सन्डी डेटर्स थे 10,000 के, आपको 6,000, सॉरी, आपके पास सन्डी डेटर्स थे कुछ अमाउंट के, और आपको उसमें से कुछ अमाउंट नहीं मिलेंगे, और जो अमाउंट नहीं मिलेंगे वो है 6,000 का। ठीक है, तो ये कहानी है।
अच्छा, नुकसान हुआ है, उसके साथ दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा, डुअल एस्पेक्ट फॉलो हो रहा है, राइट। बेड डेट्स हुए हैं, लॉस हो गया, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, दूसरा दूसरा क्या इम्पैक्ट होगा, दूसरा क्या आइटम है जो इम्पैक्ट होगा। डेटर्स, आपने अपनी बुक में डेटर्स दिखा रखे थे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 1 लाख के। ये 1 लाख में से 6,000 ऐसे हैं जो अब नहीं मिलेंगे, तो जो आपने दिखाया था आपने एसेट के रूप में, वो आपकी एसेट 6,000 से कम हो गई, क्योंकि बेड डेट्स हो गए, वो नहीं मिलेगा, हमें कंफर्म हो गया कि उन्होंने बोल दिया अब हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं पॉसिबिलिटी है, ये नहीं हो पा रहा, हम नहीं चुका पाएंगे। तो आप अपने डेटर्स को कम कर लोगे, आप अपने डेटर्स को कम कर लोगे, अपने एसेट को कम कर लोगे। एसेट आपके लिए क्या नेचर की होती है, डेबिट। जब वो कम होगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपकी एंट्री बन जाएगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, राइट। ये आपका बन जाएगा, ओके। ये आपकी एंट्री हो गई। अब क्या होता है, ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा बता दूं कि आपका कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी लॉस, कोई भी खर्चा वगैरह है, मतलब जो नॉमिनल नेचर वाला होता है, अगर आप उसकी थ्रू जाओ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के थ्रू, तो आपके जो खर्चे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं आपका पीएनएल अकाउंट में जाता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें जाता है, यानी प्रॉफिट और लॉस जिस अकाउंट से आप निकालते हो उसमें जाते हो, हम आगे पढ़ेंगे। एंड इन शॉर्ट आप ये मान के चलिए कि आपका जो भी खर्चा वगैरह होगा वो आपकी जो रेवेन्यू हुई है सेल उसके अगेंस्ट जाएगा, उससे कम होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपने बैड डेट्स को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि आपने अपना प्रॉफिट ऑलरेडी कम कर लिया है, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना लिया है, तो आप फिर से अपना प्रॉफिट थोड़ी कम करेंगे, राइट। अब आपने जो प्रोविजन अपना पिगी बैंक तैयार किया था ना अपना प्रॉफिट कम करके, उस पिगी बैंक को यूज करेंगे, फिर से थोड़ी प्रॉफिट कम करेंगे, राइट। तो हम अपना बेड डेट्स जो है वो कहाँ भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, अपना प्रोविजन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जो प्रोविजन हमने बनाया था इसका नेचर क्रेडिट होता है, हम इसको यूज करेंगे, यानी ये कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हमारा बेड डेट्स, ठीक है, ये हमारा खर्चा हम प्रोविजन से सेट ऑफ कर रहे हैं, तो ये हमारा खर्चा खत्म हो जाएगा, हमारा लॉस खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको प्रोविजन से क्या कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। तो बेड डेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, क्योंकि खर्चा का जो लॉस का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है, बट हम इसको सेट ऑफ करें किससे, जो हमने प्रोविजन बनाया था, यानी खर्चा लॉस को नलीफाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बनेगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट, इसीलिए तो प्रोविजन बनाया था कि ये खर्चा आपका सेट ऑफ हो जाए। अगर प्रोविजन नहीं बनाया होता, जो हम आगे अभी देखेंगे कि हमने प्रोविजन नहीं क्रिएट किया होगा, तो ये खर्चा आपका कहाँ से सेट ऑफ होता, प्रॉफिट से, ठीक है, ओके। दूसरा केस है प्रोविजन नहीं क्रिएट हुआ, तो आप बैड डेट्स यानी जो आपका खर्चा है वो नलीफाई करोगे, सेट ऑफ करोगे। वो कहाँ से करोगे, वो आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है, राइट। यानी आपने अचानक से पूरा खर्चा अपने ऊपर ले लिया, लेकिन जहाँ प्रोविजन बनाया था वहां आपने प्रोविजन के अगेंस्ट इसको सेट ऑफ किया था, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेचर होता है, प्रॉफिट अकाउंट जो बेसिकली जिससे प्रॉफिट निकलता है, उसका नेचर होता है क्रेडिट। जब उसको कम करोगे ड्यू टू बैड डेट्स, वो ऑब्जर्व वो एब्जॉर्ब करेगा ना आपके एक्सपेंस को, आपके लॉस को, तो आप उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसका नेचर क्रेडिट होता है, बट वो घटेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, घट रहा है वो, ठीक है, ओके। आप इसके लिए परेशान मत होइएगा अगर ये लाइक ये चीज आपको समझ में नहीं आई कि हम प्रोविजन के थ्रू एडजस्ट करेंगे या फिर हम प्रॉफिट के अगेंस्ट ले जाएंगे, तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, हम आगे एक चैप्टर्स करेंगे जिसमें क्या है प्रॉपर हम समझेंगे कि कौन सी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, कौन सी चीजें नहीं जाएंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक समरी बनाने की कोशिश करी है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बनता है, अगेन हम आगे देखेंगे कि कैसे बनता है वो कैसे नहीं, बट एक फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बनता है जिसमें यहाँ पे आपके खर्चे होते हैं डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आपकी इनकम्स होती हैं। तो जब आपने 10,000 का प्रोविजन बनाया तो उससे आपका प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ यानी प्रॉफिट डेबिट हुआ, राइट। प्रॉफिट का नीचे क्रेडिट होता है, कम हुआ तो डेबिट, तो आप डेबिट साइड आके प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट जब बनाओगे डेबिट साइड आके डाल दोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल या टू एक्सपेक्टेड एक्सपेंस या लॉस करके 10,000, ठीक है। और बैलेंस शीट जब बनाओगे आप, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में आप देखोगे कि आपके डेटर्स जो थे वो 1 लाख के थे, राइट। लेकिन 10,000 ऐसे हैं जो आपको लगता है कि नहीं मिल रहे हैं आपको, ये फर्दर बेड डेट्स नहीं है, फॉर ये प्रोविजन है बेसिकली,
अगर हम प्रोविजनल लेके चलें तो ये 10,000 वहां से माइनस कर दिया तो आपका 90,000 का आपका डेटर्स पड़ा। ठीक है, इन शॉर्ट आपका डेटर्स था 1 लाख का, और आपने प्रोविजन बना दिया 10,000 का जो डाउटफुल है, तो रियल में आपके पास तो 90,000 है, क्योंकि 10,000 तो डाउटफुल है कि मुझसे पैसा नहीं आएगा। राइट, भले कन्फर्म नहीं, डाउटफुल है, तो रियल में देखा जाए नेट वर्थ है तो 90,000 ही है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक एक वर्ड है जो आ सकता है, वो ये वर्ड है कि द अमाउंट ऑफ रिजर्व, द अमाउंट ऑफ रिजर्व, जो आपने रिजर्व बनाया, अगर आपको उसको कल को कहीं इन्वेस्ट कर देते हो तो वो रिजर्व का नाम रिजर्व फंड हो जाता है। बस इतना ही। ये मैंने बस दे दिया, ये थोड़ा सा आप याद कर सकते हो। बस इतना है कि कभी क्वेश्चन में वो रिजर्व फंड वर्ड दे दी तो आप कंफ्यूज ना हो कि जो भी रिजर्व का पैसा है, क्योंकि रिजर्व तो हम बनाते ही हैं कि भाई रख लिया पैसा, और कभी फ्यूचर व्यूचर में यूज लगेगा तो हम कर लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पैसा खाली लेके बैठ जाएंगे, हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे ना, कि जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। मतलब कभी भी बिजनेस पैसा खाली नहीं रखता। राइट, उसने जब आज रिजर्व निकाल लिया कि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, तो फ्यूचर का वेट नहीं करेगा जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं, वो कहीं उसको इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि कोई भी पैसा की वैल्यू डाउन ही होगी ना अगर आप उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे तो। ठीक है, तो उसको फिर हम रिजर्व फंड बोल देते हैं, जब वो पैसा रिजर्व का आप इन्वेस्ट कर देते हो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ रिजर्व। टाइप ऑफ रिजर्व में हमारे पास दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। देखिए, नाम ही बता रहा है राजस्व पूंजी, मतलब रेवेन्यू मतलब हो गया, अगेन रेवेन्यू और कैपिटल हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए बस आपके लिए एक बेसिक आइडिया कि रेवेन्यू का मतलब हो गया जो आपका यूजुअल एक्टिविटीज है। ठीक है, यूजुअल एक्टिविटीज से जो आपकी अर्निंग हुई, जो आपका प्रॉफिट हुआ, उससे जब आप प्रोविजन बनाओ, रिजर्व बनाओगे, तो आपका रेवेन्यू रिजर्व कहलाएगा। और जो आपका अनयूजुअल एक्टिव, मतलब आपका बिजनेस अगर आपने स्टेब्लिश किया तो उसका क्या काम है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बेच खरीद के आपने पैसा कमाओगे, सेल करोगे, परचेज करोगे, ये सब चीजें करके। बट मान लीजिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास मशीन थी। ठीक है, वो मशीन थोड़ी पुरानी वगैरह हो गई, आपने नई मशीन खरीदी, लेकिन क्या था, आपकी मशीन की जो वैल्यू थी 1 लाख थी, जो पुरानी वाली, बट वो आपको 150 लाख में बिक गई। ठीक है, तो आपको 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो इनकम है, वो आपका यूजुअल नहीं है। आपने अपना बिजनेस ऐसे एसेट, अपनी एसेट बेच बेच के अर्न करने का नहीं सोचे, क्योंकि एसेट ही बेच दोगे तब तो बिजनेस ही खत्म ना, बिजनेस कैसे करोगे। वो तो हो गया, वो तो लाइक, वो तो ना बाई प्रोडक्ट। क्या आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने अपनी एसेट वगैरह भी निकाल दी, नई एसेट लाई, नई मशीन वगैरह लाई अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसमें कुछ मुनाफा वगैरह हो गया, तो वो कैपिटल। तो आप सिंपल समझिए, दिस इज यूजुअल एंड दिस इज अनयूजुअल, ऐसा ये बस क्योंकि आप प्रोसेस में तो हो गया। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल नहीं होता कि हम यही करने के लिए बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, हम ये करने के लिए बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं। दिस इज योर यूजुअल एक्टिविटीज, योर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो अगर जो एस टाइप के प्रॉफिट में जो आपका अनयूजुअल है, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से कुछ बनेगा तो आप कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, अब अगेन इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए थोड़ा सा चीजें इजी पड़ जाए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा फटाफट रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो जो रेवेन्यू रिजर्व होता है वो क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ बिजनेस या रेवेन्यू प्रॉफिट, जो कि अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ठीक है, यानी जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कौन सा प्रॉफिट है, बिजनेस रेवेन्यू, यानी आपकी यूजुअल एक्टिविटीज से पैसा आया है, उसमें से क्रिएट किया जाता है। और ये क्रिएट किया जाता है कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट में से। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, जो आपका लाइक ड्यूरिंग द बिजनेस हो गया, मतलब कुछ काम करने से एज अ बाय प्रोडक्ट हो गया, जैसे मैंने मशीनरी का एग्जांपल दिया वो। एंड जब ये आपका यूजुअल प्रॉफिट नहीं है तो फोर्स और आपको, आप इसको मालिकों को बांटने के लिए रखते भी नहीं हो, आप इसका यूज कर लेते हो बिजनेस के ही बेटरमेंट के लिए। राइट, जो आपका यूजुअल प्रॉफिट है, यूजुअल एक्टिविटीज से जो आता है, उसको आप मालिकों को बांटते हो। कैपिटल प्रॉफिट जो होता है, आप यूजुअली उसको रख लेते हो बिजनेस के लिए, कि भाई अब ये कभी कभार होने वाला प्रॉफिट है, तो बिजनेस में ही लगा के बिजनेस का ही बेटरमेंट करो। इस पे हक ना जताए मालिक ना, ये बिजनेस के लिए यूज हो जाएगा। ओके, एक आता है कि जैसे आप क्लासिफिकेशन की बात करें। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन वाइज क्या है कि जो जनरल रिजर्व है वो किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकता है। राइट, जो जनरल रिजर्व होता है वो किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकता है। एंड जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस देख रहे हैं। हमने इनका सोर्स देख लिया कि क्या कहाँ से बनता है,
ये यूजुअल जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज होती है वहां से जो प्रॉफिट होता है उसमें से बनता है। ये जो आपकी बस बिजनेस में बाय एज अ बाय प्रोडक्ट एक्टिविटी हो गई, कुछ जो अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हैं जो यूजुअली नहीं होती हैं आपके बिजनेस में, जैसे मैंने एग्जांपल ये सैलरी को एक मशीन बेच के जो आपके पास पैसा आया क्योंकि आपने वो मशीन अपना चेंज करना था, आपकी मशीन काफी पुरानी हो गई थी, नई मशीन लानी थी प्रोडक्शन के लिए, बट वो भी थोड़ा अच्छे दामों पे बिक गई तो प्रॉफिट हो गया। तो वो आपका बनता है, उससे बनेगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के लिए एक रेवेन्यू रिजर्व के भी क्या क्या टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि रेवेन्यू रिजर्व के भी क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि रेवेन्यू रिजर्व में आप एक जनरल रिजर्व होता है, जनरल जैसे इसका नाम ही है किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर लो। एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व कि आपने किसी विशेष पर्पस के लिए ही बनाया है तो उन्हीं के लिए यूज करोगे, राइट। और यहाँ पे होता है कि ये बोलता है कैपिटल प्रॉफिट में क्या होता है कि कैपिटल प्रॉफिट जो होता है ना, जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं आप उसको कैपिटल रिजर्व मान सकते हो, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट ऐसे हमेशा होता भी नहीं, कभी कभी होता है तो बिजनेस उसको ऐसा रिजर्व रख लेती है कि इससे कुछ हम काम ही कर लेंगे। ठीक है, तो एक तरह से जो भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल रिजर्व ही मान लिए जा सकते हैं। यूसेज में देखा जाए तो अगर आप रेवेन्यू रिजर्व की बात करें तो रेवेन्यू रिजर्व कल को अगर बच जाता है, मतलब ठीक है आपने रिजर्व बनाया और आपको लगा कि ठीक है अब इसका उतना यूज नहीं है पैसे को, तो आप उसको मालिकों में फिर से बांट दोगे, क्योंकि सम हाउ रिजर्व हमने एलोकेशन किया था प्रॉफिट का, आपको याद होगा रिजर्व हमने प्रॉफिट का एलोकेशन किया था। यानी जो हमारे एग्जाम्पल में 18 रुपए का हमारा प्रॉफिट बचा था प्रोविजन बनाने के बाद, उसमें से हमने 8 रुपए बचा के रख लिए थे, अब हमें लगता है उस 8 रुपए का यूज नहीं है तो हम फिर से मालिकों में बांट देंगे, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से ही निकाला था। ठीक है, तो हम इसको आराम से एज अ डिविडेंड मालिकों को बांट सकते हैं। डिविडेंड मतलब होता है जब मालिकों को पैसा मिलता है ना तो उसको डिविडेंड का नाम देते हैं। ठीक है, जब बिजनेस मालिकों को पैसा वापस करती है तो उसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा जब देती है मालिकों को तो हम डिविडेंड का नाम देते हैं। बिना किसी प्री कंडीशन के, बिना किसी शर्त के आराम से बांट सकते हैं, बट कैपिटल प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता, कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वही सेटिस्फाई करने के बाद ही बांट सकते हो, नहीं तो नहीं, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा ना कि ये अवेलेबल नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ, कुछ कंडीशंस वगैरह होंगी उसको फुलफिल वगैरह करोगे तब जाके दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। बट रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व में ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से बांट सकते हो बिना किसी कंडीशन के। अगर आपको लगता है कि आप रिजर्व अब नहीं यूज करोगे तो ठीक है, मालिकों को बांट दो। ठीक है, ओके। पर्पस, पर्पस में देखते हैं कि जो रेवेन्यू रिजर्व होता है वो बेसिकली बनाया जाता है कि आप अपने फिनेंशियल स्कोर क्या करें, स्ट्रेंथ करें, मजबूत करें। कुछ अनफोर्सिन चीजें हो गई फ्यूचर में तो ठीक है उसके लिए कर लेते हैं। जबकि जो कैपिटल रिजर्व होता है वो कुछ कल को कुछ कैपिटल लॉसेस वगैरह हो गए, या कल कंपनी एक्ट जो एक एक्ट है, कंपनी एक्ट आपने सुना होगा, उसमें कुछ पर्पस से डिसाइड है उसके लिए ही कर सकते हो। तो इन शॉर्ट कैपिटल रिजर्व थोड़ा ज्यादा नैरो टाइप है वो। कुछ कैपिटल लॉस हो गया उसके लिए कर सकते हो, या फिर कंपनी एक्ट ने कुछ चीजें डिसाइड करी हैं उसमें ही कर सकते हो ऐसा। जबकि रेवेन्यू रिजर्व आप फ्री हैं कि आप अपने बिजनेस वगैरह को मजबूत करें, कल कुछ इशू हो जाता है, अनफोर्सिन चीजें हो जाती हैं, कुछ कंटीजेंसी फ्यूचर में हो जाती है, उसके लिए करें। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे आपको कैपिटल प्रॉफिट का कुछ मीनिंग्स दे रखी हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, जो हमने ऊपर ही समझा कि समथिंग नॉट ड्यू टू यूजुअल बिजनेस एक्टिविटीज, कुछ ऐसा जो आपकी जो सामान्य व्यवसायिक गतिविधियां उनकी वजह से नहीं होता है तो वो पूंजीगत लाभ होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका कोर एक्टिविटी जो आपकी सामान्य गतिविधि है उससे तो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने अपनी फिक्स एसेट बेची उस पे आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, या फिर आपने शेयर्स वगैरह बेचे उस पे आपको प्रीमियम आ गया। आपने सुना होगा कि आईपीओ आया है, आईपीओ बहुत ओवर टाइम बहुत मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हुआ है, ऐसे करके आपने नाम सुने होंगे। मतलब किसी ने आईपीओ निकाला है यानी पब्लिक से वो पैसा चाह रहा है शेयर्स के थ्रू, तो सपोज अगर 10 शेयर्स इशू किए तो लोगों ने उससे ज्यादा खरीदे तो इट मीन्स उनकी वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसा कुछ उसमें कुछ प्रीमियम वगैरह मिल जाता है। या फिर क्या होता है कि प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर, ये होता है कि लाइक कल को कुछ लोग आपके शेयर्स खरीद लेते हैं तो उनको जब पैसे चुकाने होते हैं तो पैसे नहीं चुकाते, तो कुछ अप फ्रंट जो अमाउंट होता है वो दे देते हैं, बाद के पैसे चुकाते नहीं, तो जो अप फ्रंट दिया होता है ना वो भी जब्त कर लेती है कंपनी क्योंकि आपने बाद के पैसे नहीं दिए। तो ऐसा कुछ, दिस इज समथिंग जो आपका यूजुअल काम नहीं है, इसके लिए आपने अपना बिजनेस नहीं स्टैब्लिश किया, ये बस ठीक है बिजनेस का प्रोसेस चल रहा है तो उसकी कुछ
साइड एक्टिविटीज है जिस जो थोड़ा करना होता है ताकि बिजनेस और अच्छे चले, बिजनेस की नीड होती है। अदरवाइज ये आपकी रूटीन एक्टिविटीज नहीं है, दिस इज नॉट योर ना कोर एक्टिविटी जिससे आप पैसे अर्न कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये सब आपकी कैपिटल प्रॉफिट करना है। या फिर आपका फिक्स एसेट या लाइबिलिटीज था, उनकी रिवैल्यूएशन होगी, मतलब आपने सपोज 1 लाख की अपनी बुक में दिखाया था फिक्स एसेट, और आपने देखा मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हुई कि आपकी आप रिवैल्यू जब आपने किया, फिर से आपने जब मेजर किया तो आपने देखा नहीं नहीं ये तो 1 लाख की नहीं, ये तो 120 की है। तो आपको ये 20 फायदा हो गया ना। एक रिवैल्यूएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमने अपने एसेट वगैरह जो दिखाई है उनकी वैल्यू सही दिखाई कि नहीं। तो अगर सपोज इसमें ये निकल के आए कि नहीं 120 दिखाना था, तो 20 जो आपका फायदा हुआ है वो क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। दिस इज नॉट योर यूजुअल बिजनेस एक्टिविटी, राइट। तो यही बोला है कि ऑल कैपिटल प्रॉफिट, जो हमने ऊपर भी देखा, शुड देयरफॉर बी रिगार्डेड एज कैपिटल रिजर्व। ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं आपका। एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, कैपिटल रिजर्व आर नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है नॉर्मली उसमें से क्रिएट किया जाता है। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा, नहीं, जो कैपिटल रिजर्व होता है वो कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है। कैपिटल रिजर्व कहाँ से किया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट में से, राइट। ये याद होगा आपको, अभी हमने पढ़ा जस्ट ऊपर। एंड कैपिटल प्रॉफिट इज नॉट यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेबल, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होता। इसकी कुछ कंडीशंस वगैरह होंगी, कंपनी एक्ट में कुछ दे रखा होगा, वो सब फॉलो करोगे तभी होगा, यूजुअली नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल। ठीक है। तो ये नहीं क्रिएट होता जो फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ये वो है। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कौन से होते हैं जो फ्री या डिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं, वो होता है रेवेन्यू प्रॉफिट जो आपका होता है। ठीक है। और रेवेन्यू में से ये क्रिएट नहीं होता, ये तो कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट होता है। तो बस लैंग्वेज थोड़ी अलग है, तो ये हमारा गलत है, ये नहीं है, सही नहीं। अगला है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल रिजर्व। अच्छा, देखिए, रिजर्व कौन सा है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, मतलब कुछ ऐसा रिजर्व है जिससे आप डिविडेंड को इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। कुछ ऐसा रिजर्व है जिससे आप डिविडेंड को इक्वल करने की कोशिश करें, मतलब कुछ पर्पसफुल लग रहा है ना, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व लग रहा है, नाम से पता चल रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये इसको आप जनरल रिजर्व का एग्जाम्पल, नहीं भाई जनरल रिजर्व का एग्जाम्पल नहीं है, तो स्पेसिफिक पर्पस है इसका, कुछ बता रखा है, इसका नाम ही बताया स्पेसिफिक पर्पस है, तो जनरल कैसे हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगला कहता है, जनरल रिजर्व कैन बी यूज ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। अरे नहीं, जब जनरल है तो किसी के लिए भी यूज होगा ना, ओनली फॉर स्पेसिफिक के लिए क्यों होगा। स्पेसिफिक रिजर्व थोड़े है, जनरल रिजर्व है तो जनरली किसी के लिए भी यूज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सही है, आपको जो प्रावधान होता है वो लाभ के विरुद्ध ही आपका चार्ज होता है, उसके अगेंस्ट, उससे आपका लाभ जो होता है वो घटता है, क्योंकि फ्यूचर के एक्सपेंसेस लॉसेस को आप अभी दिखाते हो तो रियल में आपका प्रॉफिट कम होता है, जो होना भी चाहिए क्योंकि ट्रू पिक्चर दिखती है। तो आपका प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और आपका रिजर्व एप्रोप्रिएशन एलोकेशन है प्रॉफिट का। ठीक है। ओके, हम कुछ प्रैक्टिस के लिए करते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या है कि प्रोविजन आर, प्रोविजन क्या है, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, इंटरनल ट्रांजेक्शन, ए और बी दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि बाहर से कुछ लेन देन करते हो, वो प्रोविजन है। या फिर अंदर आप इंटरनली अपना कुछ क्रिएट करते हो, तो ये आंसर है। प्रोविजन नो समथिंग की बाहर से आपको कुछ आया तो आपने प्रोविजन क्रिएट किया बाहर की कोई एंट्री के थ्रू, नहीं। प्रोविजन सिंपली आपका अपना इंटरनल है कि आपका अपना प्रॉफिट बचा हुआ है, उस प्रॉफिट को आपने कम कर दिया और आपने प्रोविजन क्रिएट कर लिया। इसमें कोई बाहर का कुछ लेना देना है, बाहर की किसी ट्रांजेक्शन का लेना देना है, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन, कुछ ऐसी लेन देन जो बाहर की हो, नहीं। ये जो कंपनी है उसका अपना इंटरनल मैटर है, उन्होंने अपनी इंटरनली एक्टिविटीज कर ली, इंटरनल लेन देन कर लिया, प्रॉफिट में से निकाल के पैसा प्रोविजन में डाल दिया। मतलब आपने एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया पैसा, ये आपका अपना है। अंदर की जो ट्रांजेक्शन है जो आपकी अपनी इंटरनल है, किसी बाहर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, इंटरनल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है, इफ द अमाउंट ऑफ एनी नॉन लाइबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। ओके, अगर कोई नॉन लाइबिलिटी है और उसका अमाउंट डिटरमाइन हो सकता है, मतलब
आपको पता है ये लायबिलिटी, ये लॉस होने वाला है, ये खर्चा होने वाला है, और आप उसका अमाउंट भी बता पा रहे हैं, डिटरमाइन कर पा रहे हैं पूरी एक्यूरेसी के साथ, तो क्या होगा? तो लायबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड, देयता क्रिएट की जानी चाहिए, लायबिलिटी बनाई जानी चाहिए, प्रोविजन प्रावधान बनाया जाना चाहिए, रिजर्व रख लेना चाहिए, या फिर नन ऑफ दिस। हमने पढ़ा ही था कि प्रोविजन और लायबिलिटी का बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये दोनों नोन के लिए बनते हैं। तो रिजर्व वाला पॉइंट तो कट हो गया, ठीक है। नोन के लिए बनते हैं, लेकिन आपका अमाउंट नहीं आपको सर्टेन होता तो आप प्रोविजन बना देते हैं। अमाउंट पता होगा, अगर आपको अमाउंट पता ही होगा तो आप लायबिलिटी बना दोगे ना, तो आपकी लायबिलिटी आराम से दिखाओ, क्योंकि आपको कंफर्म है, आपको है कि ये हमें लॉस एक्सपेंस होने वाला है, आपको ये भी पता है कितने अमाउंट का है, पूरा कंफर्म है, पूरा सर्टेनिटी है हर चीज की, तो आप लायबिलिटी बनाओ। तो हमने ऊपर पढ़ा भी था एक बार, मैंने बताया था कि प्रोविजन लायबिलिटी में क्या डिफरेंस, तो ये वही क्वेश्चन है, तो ये आपका बी क्या हो जाएगा, सॉरी आपका ए क्या हो जाएगा आंसर, कि लायबिलिटी बननी चाहिए, क्योंकि आपको नॉन लायबिलिटी है, प्लस प्लस जो मेन है इस आंसर का रीजन, आप डिटरमाइन कर सकते हैं क्या विद एक्यूरेसी, क्या अमाउंट भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, प्रोविजन इज अ, प्रोविजन क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। भाई प्रोविजन रिजर्व ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस। प्रोविजन रिजर्व थोड़ी है, रिजर्व रिजर्व है, प्रोविजन प्रोविजन है, तो हमने पढ़ा आज। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, प्रॉफिट हुआ है आपको सेल पे फिक्स एसेट के, ठीक है, यूज टू क्रिएट, क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज यूज टू क्रिएट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है आपका, मतलब आपकी यूजुअल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, नन ऑफ दिस। ये क्या है आपका, कैपिटल प्रॉफिट है, मतलब जो आपकी यूजुअल, जो आपकी कोर एक्टिविटीज बिजनेस की, आपकी यूजुअल एक्टिविटीज बिजनेस की, उससे नहीं है, अदर देन यूजुअल एक्टिविटी। तो ये क्या हो गई, अदर देन यूजुअल एक्टिविटी, मतलब कैपिटल प्रॉफिट हो गई आपकी, प्रॉफिट हुआ है अगर। और कैपिटल प्रॉफिट से क्या बनता है, कैपिटल रिजर्व, तो दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। बाकी ये स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये किससे बनता है, ये रेवेन्यू रिजर्व से, रेवेन्यू प्रॉफिट से बनता है, ठीक है। और आपका कैपिटल रिजर्व बनता है कैपिटल प्रॉफिट से, तो हमारा क्या होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। ओके, ओके, सो फाइनली वी डन। सो ये इतना ही है। मैं थोड़ा सा फटाफट समराइज कर देती हूँ, हमने इस चैप्टर में मेनली जो पढ़ा वो है वो है प्रोविजन एंड रिजर्व। सो प्रोविजन रिजर्व का क्या मतलब होता है कि आप बस अपने फ्यूचर में कुछ चीजें एनालाइज करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, एस्टिमेट करते हो, और आपको लगता है खर्चा होना ही है, आपको 50% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी संभावना लग रही है, बट आपको अमाउंट नहीं पता, तो आप प्रोविजन अलग से पहले से बना के रख लेते हो कि कल को हुआ ना तो आप संभाल पाओ, आप पहले से ही अपना प्रॉफिट साइड रख लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप प्रॉफिट कमा पाओ ना कमा पाओ, दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी प्रॉफिट हुआ है ना, तो अभी से अमाउंट साइड में रख लो करके, ताकि कल को संभाल पाओ अगर दिक्कतें हो, ठीक है। अब बाकी एक होता है रिजर्व, रिजर्व में मतलब होता है कि हमें लगता है कि भाई कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए, सब नहीं खर्चा करना चाहिए, कल को फ्यूचर में कुछ लगे, हम अपने आप को बेटर बनाना चाहें, कहीं कुछ ऐसा हो जाए जो हमें नहीं पता, अनफोर्सीन है, तो इन सबके लिए रिजर्व बनता है, ठीक है। प्रोविजन आपका चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड रिजर्व आपका एलोकेशन है, आप अपनी श्रद्धा से आउट ऑफ योर विल आपको लगता है कि प्रॉफिट का इतना ना हिस्सा हम रख देते हैं बचा के, कभी कल को कुछ यूज पड़ा, ठीक है। जबकि प्रोविजन होता है कि नहीं, आपको लॉस होना है, आपकी संभावना है 50% से ज्यादा, तो आप एक तरह से वो आपका खर्चा ही है, बस थोड़ा सा दूर है वो खर्चा, आज करंट टाइम का खर्चा ना हो गया, हल्का सा दूर का खर्चा, मतलब हल्का सा फ्यूचर का खर्चा है, खर्चा ही, एक्सपेंस लॉस ही, तो डेफिनेटली प्रॉफिट आपका कम होगा, ठीक है। तो और हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, उसके अलावा जो हमने थोड़ी जनरल एंट्री करी कि बेड डेट्स होती है जो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन बनता है तो उस एंट्री क्या होगी, जितना समझ में आता है ठीक है, अदरवाइज आगे हम करेंगे उसको डिटेल में, तो वहां पे समझ में आ जाएगा। मेन यहाँ से जो आपको समझ के जाना वो है प्रोविजन एंड रिजर्व का डिफरेंस, उसके जो बेसिक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए वो। जनरल एंट्री की चिंता मत करिएगा, वो हम आगे भी कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।